नमस्कार दोस्तों, वी आर एग्जामपुर सीकर के इस एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। राजस्थान इतिहास की अपन लोगों ने क्लास स्टार्ट कर रखी थी दोस्तों। उसमें अपन ने मेवाड़ के इतिहास के बारे में सामान्य परिचय की बात की। आज जो दूसरी क्लास है इसमें अपन मेवाड़ के जो प्रमुख शासक हैं उन शासकों की अपन लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख, जो इतिहास में जो प्रमुख शासक रहे हैं उनकी अपन लोग बात करेंगे। मेवाड़ में किन किन शासकों ने शासन किया है। तो पहले बात करते हैं अपन मेवाड़ के प्राचीन नाम की, कि मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या रहा है। तो मेवाड़ के दोस्तों प्राचीन नाम रहे हैं एक तो मेदपाट, दूसरा नाम रहा है प्रागवाट, तीसरा जो नाम है वो है सीवी जनपद। तो मेवाड़ के यदि पूछ लिया जाता है कि प्राचीन नाम क्या है तो वह है मेदपाट, प्रागवाट और सीवी जनपद। यदि मेवाड़ के अंदर शासन की बात करें कि मेवाड़ में किस वंश का शासन रहा है, तो दोस्तों मेवाड़ में गोहिल वंश का शासन रहा है। ये बात भी अपन लोगों ने कर ली थी पहली क्लास में कि मेवाड़ के अंदर है वो गोहिल वंश का शासन रहा है। गोहिल वंश का शासन था। तो कौन से वंश का शासन था? गोहिल वंश का शासन था। अब यदि बात करें अपन कि गोहिल वंश के जब स्थापना की थी तो गोहिल वंश के पिता कौन थे? तो गोहिल के पिता कौन थे? क्योंकि जो मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की थी वो की थी राजा गोहिल ने। स्थापना किसने की थी? तो गोहिल वंश की स्थापना गोहिल वंश की स्थापना होती है दोस्तों 566 ईस्वी में। 566 ईस्वी में कौन करता है गोहिल वंश की स्थापना? वो करता है राजा गोहिल। इसे दोस्तों राजा गोहिल भी कहा जाता है और इसे ही गुहादित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुहादित्य। इन्होंने मेवाड़ के अंदर गोहिल वंश की स्थापना की और राजा गोहिल हैं, इनके पिता का नाम था वो था दोस्तों शिलादित्य। दोस्तों इस गोहिल वंश है, इन गोहिल वंश की टोटल जो शाखाएं हुई है वो शाखाएं हुई है 24। तो पूछ लिया जाता है कि गोहिल वंश की कितनी शाखाएं हुई है, तो गोहिल वंश की टोटल है वो 24 शाखाएं हुई है। इनमें से जो मेवाड़ में जो सर्वाधिक प्रचलित जो शाखा रही वो रही थी गोहिल शाखा। तो जो मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक प्रचलित जो शाखा रही वो रही थी दोस्तों गोहिल शाखा मेवाड़ में। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गोहिल जो वंश है इनकी टोटल कितनी शाखाएं हुई है। तो गोहिल वंश की टोटल शाखाएं वो 24 शाखाएं हुई हैं, जिनमें से मेवाड़ के अंदर सर्वाधिक जो प्रचलित या सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शाखा रही वो रही थी गोहिल शाखा। और दोस्तों जो एक गोहिल शाखा के जितने भी यहाँ के शासक हुए हैं वो अपने आप को सूर्यवंशी हिंदू बताते थे। तो गोहिल के जितने भी गोहिल वंश के राजा हुए हैं, राजा या शासक, वो अपने आप को क्या बताते थे? सूर्यवंशी हिंदू थे। तो जो मेवाड़ में जो गोहिल वंश के जो शासक थे, राजा थे, वो अपने आप को सूर्यवंशी बताते थे। अब आती है दोस्तों जो सबसे प्रतापी एवं महान शासक आता है, जो महेंद्र सेकंड के पुत्र जब भीलों से आक्रमण हो जाता है तो महेंद्र सेकंड को मार दिया जाता है और उनका उत्तराधिकारी उनका बेटा बनता है। उनका नाम है बप्पा रावल। तो
आज मेवाड़ के इतिहास में पहले शासक से अपन लोग बात करेंगे, जो एक प्रतापी शासक था, उनसे अपन लोग बात करेंगे। तो सबसे प्रतापी शासक रहा है मेवाड़ का, वो रहा है बप्पा रावल। बप्पा रावल इनका दोस्तों शासनकाल रहा है, वो रहा है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। ये इनका शासनकाल रहा मेवाड़ के अंदर। दोस्तों बप्पा रावल है, ये बताया जाता है कि मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक था। तो मेवाड़ का कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का सबसे ताकतवर या मेवाड़ का प्रथम ताकतवर शासक था। प्रथम ताकतवर शासक, तो प्रथम ताकतवर शासक कौन था? तो वह था बप्पा रावल। दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था? बप्पा रावल के पिता का नाम था महेंद्र सेकंड, जो भीलों के द्वारा मार दिए जाते हैं। और इनकी जो ये जो बप्पा रावल है दोस्तों, ये महेंद्र सेकंड की मृत्यु के बाद यहाँ से भाग जाता है और जाकर के एक ऋषि था जिनका नाम था हरित ऋषि, उनका शिष्य बन जाता है और उनकी गाय चराने का कार्य करता है। तो बचपन में बप्पा रावल है, बप्पा रावल एक ऋषि था जिसका नाम था हरित ऋषि। हरित ऋषि क्या करता है? गाय चराने का कार्य करता है, गाय चराने का कार्य करता है। तो बचपन में जो बप्पा रावल है वो हरित ऋषि नामक एक ऋषि था, उनकी गाय चराने का कार्य करता है। दोस्तों एक बार मेवाड़ के अंदर अरबों का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। तो अरबों को आक्रमण होता है, तो भीलों को बचाने के लिए हरित जो बप्पा रावल थे उन्होंने अरबों को मेवाड़ से निकाल दिया था। और तो अरबों को आक्रमण होता है किस पे? मेवाड़ पे। तो मेवाड़ में अरबों को निकालने का कार्य बप्पा रावल ने किया। बप्पा रावल ने किया और जो दोस्तों अरब आक्रमणकारी था वो कौन था? जुनैद। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि बप्पा रावल के समय जो मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो वो था जुनैद, जो अफगानिस्तान का था, ये अरब कंट्री से था और उन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद में अपन लोग दोस्तों बात करें बप्पा रावल ने दोस्तों 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करता है। और किसको हरा करके क्या करता है? मानमोरियों को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लेता है। तो 734 ईस्वी के अंदर मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। दोस्तों बप्पा रावल का पहला अधिकार होता है वो होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, क्योंकि मेवाड़ का जो मेन परगना था वो था चित्तौड़। तो चित्तौड़ पर अधिकार करना, जो चित्तौड़ का शासक होगा वही मेवाड़ का क्या होगा? शासक होगा। तो उन्होंने चित्तौड़ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लिया जाता है। और अधिकार करते ही उन्होंने अपनी जो राजधानी है वो राजधानी बनाता है नागदा को।
राजधानी। तो राजधानी कहाँ बनाता है? नागदा को। तो नागदा को अपनी राजधानी बनाता है। नागदा पड़ता कहाँ पे है? उदयपुर में। और नागदा में ही इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। किसका? एक लिंग जी का। एक लिंग जी का जो मंदिर है का निर्माण करवाया। अब एक लिंग जी का जो मंदिर है, इसे दोस्तों दूसरे नाम में लोग देखें, इन्हीं को कहा जाता है लकुलिश का मंदिर। लकुलिश जी का मंदिर। तो इन्हीं कहा जाता है दोस्तों, लकुलिश जी का मंदिर भी कहा जाता है। और दोस्तों जो मेवाड़ के जो जितने भी शासक हुए हैं, ये शासक एकलिंग जी का, अपने आप को एकलिंग जी का क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं। एकलिंग जी का दीवान मानते हैं। ये कहते हैं कि जो मेवाड़ का जो शासक है वो एकलिंग नाथ जी हैं, हम तो उनके दीवान हैं। दोस्तों उसके बाद में बप्पा रावल ने मुसलमानों से, जो मुस्लिम सेना थी, उनसे आक्रमण किया और उनको हराते हुए गजनवी अफगानिस्तान तक चला गया था। तो बप्पा रावल ने मुस्लिम सेना को हराकर कहाँ चला गया था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तक चला गया था। और अफगानिस्तान में जाकर के वहाँ अपने जो वहाँ का शासक था, अफगानिस्तान का शासक कौन था? सलीम। इस सलीम को वहाँ से हटा देता है और अपना भतीजा था हटाकर, सॉरी भतीजा नहीं, अपने भांजे को वहाँ का शासक बना देता है। तो बप्पा रावल है वो मुस्लिम सेना को खदेड़ता हुआ कहाँ पर चला जाता है? अफगानिस्तान चला जाता है। वहाँ का जो शासक, अफगानिस्तान का शासक था सलीम, उसको हटा करके अपने भांजे को वहाँ का शासक बना देता है। दोस्तों अब इनकी कई इतिहासकार हैं वो तुलना करते हैं कि सीवी वेद हैं, उन्होंने बताया कि बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टिन, जो एक फ्रांसीसी सेनापति था, उनसे की है। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सीवी वेद बप्पा रावल की तुलना किससे करते हैं? बप्पा रावल की तुलना है वो किससे करते हैं? एक फ्रांसीसी सेनापति था। और फ्रांसीसी सेनापति कौन था? उसका नाम था चार्ल्स मार्टिन। तो सीवी वेद है वो बप्पा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टिन से करता है, जो एक फ्रांसीसी सेनापति था। दोस्तों बप्पा रावल ने ही मेवाड़ के अंदर एक सोने का सिक्का भी चलाए थे। तो बप्पा रावल ने मेवाड़ के अंदर, बप्पा रावल ने मेवाड़ में एक सोने का सिक्का चलाया। मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, जो कितना ग्रेन का था दोस्तों? 115 ग्रेन का वो सिक्का बताते हैं। उसके बाद में बप्पा रावल ने ही अनेक उपाधियाँ भी मिली।
उससे पहले दोस्तों बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम, बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो था दोस्तों कालभोज। तो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? कालभोज था। दोस्तों एक इतिहासकार हुआ है श्यामल दास जी ये कहते हैं कि वीर, जो इनकी एक पुस्तक है या रचना है, वीर विनोद के रचयिता है, ये कहते हैं कि बप्पा रावल कालभोज का नाम नहीं था, बप्पा एक पुस्तक का नाम था। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किसने कहा कि बप्पा कालभोज का नाम नहीं है, ये एक पुस्तक का नाम है। तो ये वीर विनोद के रचयिता जो श्यामल दास थे उन्होंने कहा था कि बप्पा एक पुस्तक का नाम है। अब दोस्तों अपन लोग बात करें कि बप्पा रावल की प्रमुख उपाधियों की। बप्पा रावल की उपाधियां, दोस्तों एक तो इन्हें कहा गया है हिंदू सूरज, दूसरा इसे कहा गया है राजगुरु, और एक इसे कहा गया है चकवे। चकवे का मतलब जानते हो दोस्तों? चकवे का मतलब होता है जो चारों दिशाओं का विजेता हो। क्या हो? चारों दिशाओं का विजेता। जो चारों दिशाओं का विजेता होता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? चकवे कहते हैं। ये दोस्तों बप्पा रावल की प्रमुख बातें थी, एक बार अपन लोग फिर से देख लेते हैं। दोस्तों बप्पा रावल का जो शासन काल रहा है वो रहा है 734 से 753 ईस्वी तक। मेवाड़ का सबसे ताकतवर शासक था। पिता का नाम था महेंद्र सेकंड। बचपन में बप्पा रावल है वो हारित ऋषि नामक एक ऋषि था, उनकी गाय चराने का कार्य करता था। मेवाड़ पर एक बार दोस्तों अरबों का आक्रमण हो जाता है। अरब आक्रमणकारी था वो था जुनैद का, और जुनैद को वो वहाँ से निकाल देता है और भीलों की क्या कर लेता है? सहायता कर लेता है। भीलों की सहायता। अब भीलों की सहायता करता है तो भील भी ये सोचते हैं कि जो मेवाड़ का शासक बने तो ऐसा ताकतवर शासक होना चाहिए जो हमारी रक्षा कर सके। तो दोस्तों भीलों ने मिलकर के इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो चित्तौड़ का उस समय जो शासक था वो शासक कौन था? मानमौरी। मानमौरियों को पराजित करके और चित्तौड़ का शासक बन जाता है। चित्तौड़ का शासक बनते ही बप्पा रावल ने अपनी राजधानी है वो नागदा उदयपुर बनाता है, और नागदा में ही इन्होंने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया, और उसी मंदिर का जो दूसरा नाम है वो है लकुलिश जी का मंदिर। और दोस्तों जो एकलिंग जी है, इसी एकलिंग जी को जो मेवाड़ के शासक हैं वो एकलिंग जी का अपने आप को क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं, और मेवाड़ का जो मेन शासक मानते हैं वो मानते हैं एकलिंग जी को। बप्पा रावल ने दोस्तों मुस्लिम सेना थी उस सेना को हराते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच गया था, और अफगानिस्तान का जो शासक सलीम था उससे शासन पद से हटा देता है और वहां पर अपने भांजे को अफगानिस्तान का शासक बना देता है। दोस्तों जो सीवी वेद हैं उसी ने बप्पा रावल की तुलना एक फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टेल, उनसे उनकी तुलना की है। उसके बाद में बप्पा रावल ने मेवाड़ में एक सोने का सिक्का चलाया था जो कितने ग्रेन का था? 115 ग्रेन का था। और जो बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम था वो नाम था कालभोज। और दोस्तों श्यामल दास जो वीर विनोद के रचयिता हैं वो बोलते हैं कि बप्पा रावल का नाम न खुद के एक पुस्तक का नाम था। और दोस्तों बप्पा रावल की यदि प्रमुख अपन उपाधियों की बात करें तो उपाधि थी हिंदू सूरज, राजगुरु और चकवे, जो चारों दिशा के अंदर चारों दिशाओं का जो विजेता हो उन्हें चकवा या चकवे कहा जाता है। इसके बाद में जो अगला शासक आता है दोस्तों वो आता है अल्लट। तो अगला शासक कौन आता है?
अल्लट। इसी का दोस्तों यदि अपन अन्य नाम की बात करें कि अल्लट का अन्य नाम क्या था, अन्य नाम, तो अल्लट का अन्य नाम था वो था दोस्तों अल्लू रावल। अल्लू रावल दोस्तों, इन्होंने जैसे शासक बनते ही सबसे पहले मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाई, मेवाड़ की सेकंड राजधानी। और सेकंड राजधानी कौन सी बनाई? इन्होंने सेकंड राजधानी बनाई आहड़ को। आहड़ में दोस्तों इन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसे अपन जानते हैं वरा मंदिर। तो इन्होंने निर्माण करवाया, निर्माण किसका? वराह मंदिर का। तो अल्लट है उनका उपनाम क्या था दोस्तों? आलू रावल है, अन्य नाम था आलू रावल। और मेवाड़ में इन्होंने दूसरी राजधानी थी वो आहड़ को बनाया और आहड़ में इन्होंने एक वरा मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों अल्लट के बारे में जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है एग्जाम की दृष्टि से, जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो ये निकल के आते हैं कि मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना यदि किसी ने की तो वो की थी अल्लट ने। तो मेवाड़ में नौकरशाही की सर्वप्रथम स्थापना की। तो मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना है वो किसने की थी? अल्लट ने की थी। अल्लट ने का जो दोस्तों विवाह है, अल्लट का विवाह वो होता है, अल्लट का विवाह, अल्लट का विवाह है दोस्तों वो एक हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी हरिया देवी से होता है दोस्तों। किससे होता है? हरिया देवी से। तो अल्लट के बारे में इतनी जानकारी अपन लोगों को मिलती है। पहले है कि अल्लट का जो अन्य नाम था वो था आलू रावल। इन्होंने मेवाड़ की सेकंड राजधानी बनाई, वो बनाई थी आहड़ को, और आहड़ में ही इन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया जो है वरा मंदिर। और दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो अल्लट की ये निकल के आती है, इन्होंने मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम नौकरशाही की स्थापना की। तो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ के अंदर नौकरशाही की स्थापना किसने की? तो ये की थी अल्लट ने। और दोस्तों अल्लट का जो विवाह है वो हूण राजकुमारी हरिया देवी से होता है। अगले शासक की बात करें तो दोस्तों उसके बाद में जो शासक आता है वो आता है जैत्र सिंह। तो अगले शासक की बात करें अपन तो अगला शासक है जैत्र सिंह, जिसका शासन काल रहा है वो दोस्तों, यदि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक थी उस बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इनका शासन काल था वो था 1213 से लेके 1253 ईस्वी। जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10th क्लास की बुक है उसमें इनका जो कार्यकाल है वो दिखा रखा है 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी। और जो मार्केट में जो प्रमुख गाइड आ रखी है उन गाइडों में इनका जो शासन काल दिखा रखा है वो दिखा रखा है 1213 से लेके 1250 ईस्वी तक। तो इनके कार्यकाल में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि जो मान्य होगा दोस्तों वो एनसीईआरटी के आधार पर या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उनके आधार पर मान्य होता है। और उसमें जो कार्यकाल दिखा रखा है वो दिखा रखा है 1213 से 1253 ईस्वी। दोस्तों ये गुलवंश का ही एक शासक था और इन्होंने क्या किया कि मेवाड़ के ऊपर जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था उस पर परमारों का अधिकार हो जाता है। तो उन्होंने परमारों से चित्तौड़ को छीन करके जो मेवाड़ चित्तौड़ है उन्हें परमारों से छीन करके और अपनी राजधानी बनाता है। तो चतर सिंह आते ही पहले चोट क्या करता है कि परमारों से चित्तौड़ को छीनकर मेवाड़ की राजधानी बनाता है, मेवाड़ की राजधानी बनाता है।
तो दोस्तों परमारों से छीनकर के मेवाड़ की जो तीसरी राजधानी बनती है वो चैत्र सिंह के कार्यकाल में चित्तौड़ बनती है। अब दोस्तों जैसे शासक बनते ही 1227 ईस्वी में एक चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य एक युद्ध होता है जिन्हें नाम दिया गया बुताला का युद्ध। तो पहला आता है बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध कब होता है दोस्तों? ये होता है 1227 ईस्वी में। बुताला का युद्ध दोस्तों, बुताला पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है उदयपुर में। युद्ध किन के मध्य होता है? युद्ध होता है चैत्र सिंह और इल्तुतमिश। चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य ये युद्ध होता है। इनका जो दोस्तों ये इस युद्ध का जो स्रोत है कि इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इस युद्ध की जो जानकारी है वो जानकारी मिलती है जय सिंह सूरी की बुक थी, जय सिंह सूरी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था हमीर मद मर्दन नामक पुस्तक से दोस्तों इनकी जानकारी मिलती है। तो दिखाई नहीं दिया होगा दोस्तों, सॉरी। बुताला का युद्ध होता है चैत्र सिंह के कार्यकाल में। कब होता है? 1227 ईस्वी में। किन के मध्य होता है? चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य होता है। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इनकी जानकारी जय सूरी है, उनका एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था मद मर्दन पुस्तक। तो जय सिंह सूरी की जो पुस्तक थी हमीर मद मर्दन, इससे इनकी जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पे इल्तुतमिश है वो हार जाता है और जो विजय होता है वो होता है चैत्र सिंह। अब जब इल्तुतमिश वहाँ से हार जाता है तो इन्होंने क्या किया कि वापस जो सेना जा रही थी तो जाते टाइम में उसने मेवाड़ में लौटती सेना ने मेवाड़ में क्या किया? नागदा को लूट लिया। अब नागदा को लूट लिया तो चैत्र सिंह ने जो अपनी राजधानी थी वो अपनी राजधानी नागदा से हटा करके कहाँ पे बना ली थी? राजधानी चित्तौड़ को बनाया। फिर चित्तौड़ को बना लेता है। दोस्तों बुताला का युद्ध है वो 1227 ईस्वी में होता है। बुताला कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। किन के मध्य होता है बुताला का युद्ध? चैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इल्तुतमिश की इसमें दोस्तों हार हो जाती है, चैत्र सिंह की इसमें विजय प्राप्त होती है। जब इल्तुतमिश इस युद्ध में हार जाता है तो इल्तुतमिश की जो सेना वापस जा रही थी तो जाते वक्त नागदा को लूट लेती है। और दोस्तों इस बुताला के युद्ध की जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है जय सिंह सूरी द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है हमीर मद मर्दन, उस पुस्तक से इनकी जानकारी मिलती है। जब इल्तुतमिश की सेना नागदा को लूट लेती है तो चैत्र सिंह वो अपनी राजधानी चित्तौड़ को बना लेता है। दोस्तों बताया जाता है कि चैत्र सिंह का जो शासनकाल रहा है ये मेवाड़ का शासनकाल का स्वर्णकाल कहलाता है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का, नोट लगा के लिख लें दोस्तों इस बात को, चैत्र सिंह का शासनकाल, चैत्र सिंह का शासनकाल मेवाड़ का शासनकाल
सवर्ण काल कहलाता है। तो दोस्तों जयद्रथ सिंह के बारे में अपन लोग पढ़ रहे थे। जयद्रथ सिंह का दोस्तों जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1213 से लेकर 1250 ईस्वी या 1213 से लेकर 1253 ईस्वी। जो राजस्थान शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने परमारों से जो चित्तौड़ को छीन करके या मेवाड़ों से परमारों पर आक्रमण करके चित्तौड़ को जीत लेता है और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है। बुताला का युद्ध होता है। उसके बाद में 1227 ईस्वी में बुताला कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। युद्ध किन के मध्य होता है? जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के मध्य। इसमें इल्तुतमिश की हार हो जाती है और जयद्रथ सिंह की विजय हो जाती है। ये जानकारी कहाँ पे मिलती है? जयसिंह सूरी की एक पुस्तक है हमीर मद मर्दन, उस पुस्तक में ये जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों इल्तुतमिश की सेना जब हार जाती है तो जाते वक्त उसने मेवाड़ में नागदा को लूट लिया जाता है। नागदा को लूटने के बाद में राजधानी चित्तौड़ बना दी जाती है। और दोस्तों जो चित्तौड़ का जो शासनकाल रहा है जयद्रथ सिंह का, वो जयद्रथ सिंह का शासनकाल मेवाड़ का सवर्णकाल कहलाता है। तो इतनी सी जानकारी अपन को जयद्रथ सिंह के बारे में प्राप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों जो शासक आता है वो आता है रावल रतन सिंह। तो उसके बाद में जो शासक आता है वो कौन आता है? रावल रतन सिंह। रतन सिंह इनका जो दोस्तों शासनकाल रहता है वो छोटा सा शासनकाल रहता है। 1302 से लेकर 1303 ईस्वी। सबसे छोटा शासनकाल मेवाड़ में जो गोहिल वंश का रहा है वो रहा है रावल रतन सिंह का। दोस्तों जो रतन सिंह था इनका छोटा भाई है वो नेपाल में जाकर के गोहिल वंश की शाखा है वो स्थापित कर लेता है। तो पहला तो ये निकल के आता है कि नेपाल में गोहिल वंश की स्थापना करता है वो करता है इसका छोटा भाई रतन सिंह का छोटा भाई। क्या नाम था? कुंभकर्ण। ये कहाँ पे चला जाता है दोस्तों? नेपाल चला जाता है। और नेपाल में जाकर इन्होंने क्या किया? गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना। तो नेपाल के अंदर रतन सिंह का छोटा भाई कुंभकर्ण वो नेपाल चला जाता है। वो वहाँ पर जाकर के गोहिल वंश की शाखा स्थापित करता है। और गोहिल वंश की भी कौन सी शाखा स्थापित करता है दोस्तों? राणा शाखा। कौन सी शाखा? राणा शाखा। जो गोहिल वंश की टोटल 24 शाखाएं हुई है उन शाखाओं में से एक शाखा थी राणा शाखा। उस राणा शाखा की वहाँ पर जाकर क्या कर लेता है? स्थापना कर लेता है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का शासक था राणा रतन सिंह। और राणा रतन सिंह के जब शासक था तब इन पे 1303 ईस्वी के अंदर, कब? 1303 ईस्वी में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है? आक्रमण हो जाता है। तो 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है दोस्तों। आक्रमण। अब दोस्तों इस आक्रमण की प्रमुख कारण थे। मेन कारण तो हर के दिमाग में एक ही आता है कि पद्मिनी को प्राप्त करना। लेकिन दोस्तों उस समय पद्मिनी को ही प्राप्त करना एक मेन उद्देश्य नहीं था। उस समय जो प्रमुख शासक थे उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे। तो आक्रमण के यदि अपन लोगों के कारण की बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारण क्या थे, तो आक्रमण के कारण दोस्तों आक्रमण के कारण की बात करें तो जो पहला कारण था वो तो था साम्राज्यवादी।
साम्राज्यवादी नीति, यानी कि साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया। क्योंकि दूसरा जो कारण है वो है कि चित्तौड़ का जो सामरिक व व्यापारिक महत्व बहुत था। क्या था? सामरिक और व्यापारिक महत्व था। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण था कि एक शक्तिशाली जो शासक होता है वो एक दूसरे राज्य पर अधिकार करना चाहता है, तो उनके एक प्रतिष्ठा का भी एक प्रश्न उठता है कि वो यदि किसी शक्तिशाली जो रियासत है या फिर शक्तिशाली जो राज्य है उस पर आक्रमण करेगा तो इनके लिए भी एक उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। तो इसमें क्या था? सुल्तान की प्रतिष्ठा, सुल्तान की प्रतिष्ठा का प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़गढ़ से डरता था, इसलिए वो चित्तौड़ पर आक्रमण नहीं कर पाया। ये भी एक कारण हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चौथा कारण था कि जो चित्तौड़ है उनका प्रभाव धीरे धीरे पूरे राज्य में या पूरे भारत में या फैलता जा रहा था। तो चौथा कारण ये भी हो सकता है कि चित्तौड़ का बढ़ता प्रभाव, चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव। और जो पांचवा कारण है दोस्तों वो आप सब जानते हैं, हो सकता है रानी पद्मिनी की सुंदरता। लेकिन दोस्तों ये एक काल्पनिक बातें हैं, क्योंकि ये बातें लगभग 235 वर्ष के बाद में 236-37 वर्ष बाद में ये बात लिखी गई थी। तो इस बात का कोई महत्व नहीं होता है कि अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मिनी की सुंदरता को देख करके इस पर आक्रमण किया था। लेकिन ये एक जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनका ग्रंथ है, उस पद्मावत उस पर लिखी गई थी 1540 ईस्वी में कि अलाउद्दीन खिलजी है वो रानी पद्मिनी की सुंदरता के लिए युद्ध किया था। अब आता है पहली बात कि जैतर सिंह की पत्नी कौन थी? जैतर सिंह रतन सिंह की पत्नी। तो दोस्तों रतन सिंह की जो पत्नी थी वो थी पद्मिनी। दोस्तों जो पद्मिनी थी ये कहाँ की राजकुमारी थी? ये थी सिंहल द्वीप की राजकुमारी, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इनके पिता का नाम था, पिता था इनका गंधर्वसेन। पिता का नाम था गंधर्वसेन। माता थी, माता का क्या नाम था? चंपावती। चंपावती, माता का नाम था चंपावती। दोस्तों इस पद्मिनी का एक तोता था जिसका नाम जो उड़ता हुआ यहाँ चित्तौड़गढ़ में आ जाता है, और राघव चेतन नाम के एक ब्राह्मण ने उस तोते के उनके मध्य कुछ बात होती है कि उनकी सुंदरता के बारे में बात हो जाती है, और वो आकर के राणा रतन सिंह को बता देता है। और रतन सिंह सिंहल द्वीप एक ब्राह्मण के वेश में जाता है और वहाँ घूम के पद्मिनी के बारे में पता करता है। और फिर सिंहल द्वीप के जो राजा थे गंधर्व से उनको पता चल जाता है। वो रतन सिंह को पूछता है कि भाई आप ब्राह्मण तो नहीं लगते हो? तो उन्होंने पूरी बात बताई कि मैं चित्तौड़ का शासक हूँ और आपकी जो राजकुमारी है पद्मिनी उनकी सुंदरता के बारे में मैंने सुना है, तो उनसे मैं शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ हुआ और उन्होंने शादी कर ली थी। फिर दोस्तों जो राघव चेतन नाम का जो ब्राह्मण है उनके मध्य और रतन सिंह के मध्य कौन था? राघव चेतन।
राघव चेतन, इनके मध्य क्या हो जाती है, तो तुममा हो जाती है। और ये बंदा रतन सिंह से नाराज होकर के और किन के पास चला जाता है, अलाउद्दीन के पास। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला जाता है और उनको मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए उकसा देता है। और अलाउद्दीन खिलजी फिर 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। तो दोस्तों राघव चेतन के उकसाने पर अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या होता है, साका होता है। सर्वप्रथम चित्तौड़ का साका होता है, जो किसके नेतृत्व में होता है, रतन सिंह के नेतृत्व में होता है। और रानी पद्मिनी यहाँ पर क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और कितनी रानियों के साथ करती है, 1600 अन्य रानियों के साथ, 1600 रानियों के साथ पद्मिनी है वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है। और रतन सिंह केसरिया कर लेते हैं, केसरिया कर लेते हैं। तो दोस्तों जो साका होता है, वो साका क्या होता है कि महिलाएं हैं या रानियां हैं वो तो क्या करती थी, जौहर करती थी। और जो पुरुष थे वो क्या कर लेते हैं, केसरिया, जो केसरिया रंग की पगड़ी बांध करके और युद्ध करते थे और उस युद्ध में मारे जाते थे, तो वो क्या हो जाता था, केसरिया हो जाता था। उसके बाद में दोस्तों जो अलाउद्दीन है उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है रतन सिंह के बाद में, चित्तौड़ पर अधिकार, चित्तौड़ पर अधिकार है वो दोस्तों अलाउद्दीन का हो जाता है। और अलाउद्दीन ने जैसे अधिकार किया, अधिकार करके वो जो चित्तौड़गढ़ है वो अपने पुत्र को सौंप देता है। पुत्र का नाम था खिजर खां नाम के अपने पुत्र को सौंप देता है। और चित्तौड़ का जो नाम है, नाम बदलकर क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। तो चित्तौड़ का नाम है वो क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। और यहाँ की जो प्रजा थी दोस्तों, उस प्रजा पर खिजर खां के द्वारा अत्याचार किया जाता है और बेकसूर लोगों को मार दिया जाता है, जिसमें लगभग बताया जाता है कि 30,000 जो चित्तौड़ के जो लोग थे उन लोगों को वहाँ पर मार दिया जाता है या उनको काट दिया जाता है। किसके द्वारा, खिजर खां के द्वारा काट दिया जाता है। दोस्तों जैसे खिजर खां वहाँ का शासक बनता है, इन्हें शासक बनने के बाद में जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके पास से होकर के नदी गुजरती है। कौन सी नदी, गंभीरी नदी। गंभीरी नदी, इस गंभीरी नदी के ऊपर उन्होंने क्या किया, पहला कार्य पुल बनवाया, दूसरा निर्माण करवाया उन्होंने कि दुर्ग के अंदर, दुर्ग में जो मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, मकबरे का निर्माण, मकबरे का निर्माण करवाया। और इसी मकबरे के ऊपर दोस्तों इन्होंने जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग थे उसमें जो मकबरे का निर्माण करवाया था, उसमें मकबरे के ऊपर एक फारसी अभिलेख से अलाउद्दीन खिलजी ने ईश्वर की छाया व संसार का रक्षक बताया गया। जो मकबरा बना हुआ है उसी मकबरे के अंदर, क्या, मकबरे के फारसी अभिलेख में
जो मकबरा बना उसी पे एक अभिलेख लिखा गया, जो फारसी अभिलेख लिखा गया है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी को दोस्तों जो बताया गया, वो बताया गया ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया। तो दोस्तों यदि राणा रतन सिंह की बात करें तो रतन सिंह का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है, शासनकाल रहता है वो रहता है 1302 से लेकर 1303। रतन सिंह का एक भाई था कुंभकर्ण, वो मेवाड़ से कहाँ चला जाता है, नेपाल में चला जाता है और घोरीवंश की एक शाखा राणा शाखा की वहाँ पर जाकर के स्थापना कर देता है। उसके बाद में दोस्तों 1303 में अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण होता है। आक्रमण का मेन जो कारण था वो कारण ये था कि वो साम्राज्यवादी नीति के कारण चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया होगा, या फिर सामरिक और व्यापारिक महत्व की दृष्टि से आक्रमण किया होगा, या फिर सुल्तान की एक प्रतिष्ठा की वजह से किया होगा कि एक दिल्ली का शक्तिशाली शासक चित्तौड़ पर आक्रमण करे, इसलिए उन्होंने आक्रमण किया होगा। या चित्तौड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव, कि चित्तौड़ का धीरे धीरे प्रभाव बढ़ रहा था, वह संपूर्ण जो भारतवर्ष था या संपूर्ण ये जो राज्य था उन पर अधिकार करना चाहता था, इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया होगा। या फिर राघव चेतन के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को उकसाया गया होगा कि उनकी एक पत्नी है जिनकी सुंदरता के बारे में बताया गया होगा। रतन सिंह की जो दोस्तों पत्नी थी वो थी पद्मिनी, जो सेलदेव की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम था गंधर्व सेन और माता का नाम था चंपावती। दोस्तों राघव चेतन और रतन सिंह के राघव चेतन एक रतन सिंह का क्या था, दरबारी विद्वान या ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। उन्होंने इनके मध्य बहस हो जाती है। ये राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से रतन सिंह को छोड़कर के कहाँ चला जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के चित्तौड़ पर आक्रमण करने की बात करता है। वो 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है अलाउद्दीन खिलजी। 1303 के अंदर दोस्तों चित्तौड़ पर पहला शाखा या सर्वप्रथम चित्तौड़ का शाखा होता है वो होता है 1303 के अंदर। किसके नेतृत्व में होता है? रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में यहाँ पे केसरिया और जौहर होता है। 1600 रानियों के साथ पद्मिनी जौहर कर लेते हैं और रतन सिंह यहाँ पर केसरिया कर लेते हैं। शाखा होता क्या है दोस्तों? जौहर और केसरिया। महिलाएं जौहर करती है और पुरुष क्या करते हैं? केसरिया कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार है वो किसका हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का शासक बना देता है। और जैसे खिजर खां को यहाँ का शासक बनाता है तो चित्तौड़ का नाम बदल करके क्या कर देता है? खिजराबाद कर देता है। दोस्तों खिजर खां ने चित्तौड़ की जो जनता थी, बेकसूर लोग थे, उनको 30,000 लोगों को क्या कर दिया? कटवा दिया था। और जो गंभीरी नदी है उस पर दोस्तों उन्होंने निर्माण करवाया किसका? एक पुल बनवाया। और दुर्ग के अंदर एक मकबरे का निर्माण करवाया, जिस पर फारसी भाषा में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक की बात की गई। तो ये बात हुई थी दोस्तों राणा रतन सिंह के बारे में। अब छोटी सी बात दोस्तों और कर लेते हैं अपन, जो है पद्मावत पर। क्योंकि पद्मिनी के जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने आक्रमण किया, वो सुंदरता के बारे में बताया गया। ये बताया गया था दोस्तों पद्मावत में। किस में बताया गया था? पद्मावत में। अब ये पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों ये पद्मावत लिखा गया था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। कब लिखा गया था दोस्तों? ये लिखा गया था 1540 ईस्वी में। क्या ये बात सत्य हो सकती है कि अलाउद्दीन खिलजी है वो पद्मिनी की सुंदरता के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया? क्योंकि दोस्तों ये बात लिखी गई थी 1540 में और वो बात हुई थी 1303 ईस्वी में। तो ये एक काल्पनिक बात हो सकती है। क्या हो सकती है? काल्पनिक बात।
दोस्तों जो पद्मावत लिखा गया था, इनकी जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी? वो भाषा थी अवधी भाषा। अवधी भाषा। अब दोस्तों इस पद्मावत का किन लोगों ने स्वीकार किया, किन ने स्वीकार नहीं किया? तो जो दो इतिहासकार हुए हैं, एक तो हुआ है मेहनत नैन्सी, दूसरा है जेम्स टोड। ये दो लोग तो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये बात सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी की सुंदरता को देखकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो ये लोग तो इस बात को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। लेकिन दोस्तों सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण इस बात को अस्वीकार करते हैं। सूर्यमल मिश्रण कहते हैं कि ये संभव नहीं हो सकता। तो दोस्तों पद्मावत है, उनके लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी उनके लेखक थे। कब लिखा गया पद्मावत? 1540 ईस्वी में लिखा गया। किसके ऊपर लिखा गया था? लिखा किसके ऊपर गया था दोस्तों? ये पद्मिनी पर, पद्मिनी और चित्तौड़ पर। और कब की कहानी लिखी गई थी? 1302 से लेकर 1303 ईस्वी की। क्योंकि राणा रतन सिंह के काल के बारे में इसमें वर्णन मिलता है, और ये वर्णन मिलता है 1303 से लेकर 1302 से लेकर 1303 तक का जो शासन काल रहा है रावल रतन सिंह का, उसके बारे में ये जानकारी मिलती है। और इसमें पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया गया। कौन सी भाषा में लिखा गया था दोस्तों पद्मावत? वो लिखा गया था अवधी भाषा में। मोहम्मद नैन्सी और जेम्स टोड इस बात को स्वीकार करते हैं कि पद्मिनी की सुंदरता के बारे में राघव चेतन ब्राह्मण है वो जाकर के वहाँ बताता है, और अलाउद्दीन उनकी सुंदरता की वजह से यहाँ पे आक्रमण करता है। लेकिन दोस्तों एक दूसरा इतिहासकार था सूर्यमल मिश्रण, जिन्होंने इस बात को अस्वीकार किया। उसके बाद में दोस्तों एक और ग्रंथ आता था, उनका नाम है खजाइन उल फतूह। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों तारीख-ए-अलाई। ये लिखा गया था अमीर खुसरो द्वारा। अमीर खुसरो द्वारा। इस पुस्तक में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी है वो मिलती है। तो इसमें भी किसकी जानकारी मिलती है? अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। अब दोस्तों जो कुछ चौपाई है, एक चौपाई लिखी गई है किसके द्वारा? हेम रतन सूरी। हेमरतन सूरी, हेमरतन सूरी द्वारा दोस्तों किसकी चौपाई लिखी गई है? इसमें चौपाई लिखी गई है गोरा और बादल की, बादल की चौपाई। तो गोरा और बादल की चौपाई किसने लिखी थी? हेमरतन सूरी द्वारा लिखी गई थी। इसी के साथ दोस्तों राणा रतन सिंह वो मेवाड़ का अंतिम शासक रहता है, जिसने रावल की उपाधि का प्रयोग किया था। तो रावल रतन सिंह दोस्तों वो मेवाड़ का क्या था? अंतिम शासक था। तो मेवाड़ का अंतिम शासक कौन था? मेवाड़ का अंतिम शासक
तो मेवाड़ का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह था। इन्होंने किसकी उपाधि प्राप्त की? इसने उपाधि प्राप्त की रावल की। उसके बाद में यहाँ पर किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पे अधिकार हो जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों मैं आशा करूँगा कि आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देखा है। इसी के साथ दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।